राधे राधे मेरे प्यारे लड्डू एंड लाडू लोग। तो कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। हमने पार्ट वन में हम लोग क्या कंप्लीट किए थे बाबू? पार्ट वन में श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक परिचय कंप्लीट किए थे। आज हम लोग पार्ट टू करने वाले हैं। इसमें हम लोग पूरा जो निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग पूरा वीडियो की इसको देखिएगा, आप लोग पूरा अच्छा समझाया जाएगा इसमें, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब श्रम विभाजन को तो समझ रहे होंगे। श्रम विभाजन का मतलब क्या? मेहनत के आधार पर विभाजन। श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत, मतलब काम के आधार पर भी कह सकते हैं, काम के आधार पर विभाजन। और जाति प्रथा, जाति प्रथा तो समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग समझिएगा। यह विडंबना की बात है। विडंबना का मतलब होता है उपहास। विडंबना का मतलब क्या होता है? उपहास, यानी जिसको बोलते हैं मजाक उड़ाना या हंसी। जैसे ना कहते किसी बात पे हंसी आ गया, उसी उसी बोलते हैं विडंबना या उपहास उड़ाना। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी, इस युग में जो आपके युग चल रहा है, इस युग में भी या जिस समय यह कहानी यह निबंध लिखा जा रहा है तो उस समय की बात हो रहा है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब कि यह मजाक की बात है, यह उपहास की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब कि इस युग में बहुत से लोग हैं जो जातिवाद को मानते हैं। ये लेखक का कहना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, यदि जो हम लोग पढ़े थे कल उसको रिवाइज कर लीजिएगा। हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, शॉर्ट वीडियो में हम लोग लेके चलेंगे, नहीं तो रिवाइजन करवाते हैं। अगर लाइव क्लास में रहते तो रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, चलिए आइए। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, मतलब इसका समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसका जो पोषक होते हैं जातिवाद को जो मानते हैं, इसको कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। आइए देखिए, कह रहा है समर्थन का एक आधार, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक जो वर्तमान में मतलब अभी के नहीं, जिस समय निबंध लिखा जा रहा था, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए, जैसे कोई भी कार्य में अच्छे ढंग से आप निपुण है, कार्य कुशलता मतलब का कार्य और कुशल, कुशल मतलब अच्छा से काम कर लेते हो किसी भी कार्य को, इसको बोलते हैं कार्य कुशलता। तो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को क्या आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, चलिए। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, जातिवाद के पोषकों के समान है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ये बोल रहा है, इस ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यहाँ से यहाँ तक एकदम देख लीजिए, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यहाँ तक जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब कि जातिवाद के पोषक जो है ना, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जो कह रहे हैं कौन? जातिवाद के पोषक, जो जातिवाद को मानते हैं। ठीक है, चलिए। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? बताइए किसका रूप लिए हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुआ है। के साथ साथ मतलब साथ देके डैश देके दो लिख रहे थे, मतलब साथ दो बार। ठीक है, श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है?
तो श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए। ठीक है, चलिए आगे। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज, सभ्य मतलब अच्छा जो उसको बोले सभ्य समाज है ना। श्रम विभाजन निश्चय ही, निश्चय मतलब निश्चित, निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। देखिए इसका मतलब समझते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। ठीक है, परंतु लेकिन किसी भी सभ्य समाज में, कोई भी ऐसा सभ्य समाज में नहीं है, किसी भी सभ्य समाज में, कोई भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था, श्रम विभाजन की जो व्यवस्था किया गया है श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में, श्रमिकों जो मेहनती लोग होते हैं, श्रमिकों के वर्गों में, विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। अस्वाभाविक मतलब अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, इसको समझिएगा, अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यहाँ से जो बात है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना। इसका मतलब हम डायरेक्ट बता दें, अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती यानी कि स्वाभाविक विभाजन करती है। कैसे? देखिए यदि यहाँ से ई मिटा दीजिए, आ को मिटा दीजिए, ये तो हो जाएगा स्वाभाविक। स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, तो फिर क्या करा, अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती यानी कि उसके जो रुचि है अस्वाभाविक, उसके मन से नहीं विभाजन करती है, उसके मन से नहीं विभाजन करती, यानी कैसे करती है, उसके मन से विभाजन करती है ना। तो अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, इस बात को हम ये ऐसे समझाना चाह रहे थे। ठीक है, भारत की जाति प्रथा, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि, ध्यान से सुनिएगा बाबू, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती। यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन समझ रहे हैं, जो उसके मन से नहीं हो रहा, उसके जो मैंने वो सोच, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हम इसमें काम करना चाहते हैं, तो मेरे मन से नहीं, दूसरे के मन से हो रहा है। अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है। देखिए अस्वाभाविक विभाजन जो है, अस्वाभाविक विभाजन कहते हैं हम किसी को, जो उच्च जाति के लोग होंगे वो नीचा जाति को नीचा महसूस करावेंगे, नीचा फील करावेंगे, तो वही बात बोल रहा है कि उसके अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है, उच्च नीच भी करार देगी। जो उच्च जाति के लोग होंगे वो नीचे जाति को लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यहाँ से क्वेश्चन से भी पूछता है, पहले लाइन से भी क्वेश्चन से पूछता है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि किधर गया, यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की, जो विभाजित वर्ग होते हैं उसके एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है, उच्च नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। और ऐसा विश्व के किसी भी समाज में पाया जाता है, नहीं पाया जाता बाबू, ये केवल और केवल भारत के समाज में ऐसा पाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा आप लोग और जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से, जरा है ना, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जीवन में उतारिएगा इस बात को, क्योंकि चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग को। जो आजकल के विषय में जो चल रहा है जातिवाद के लेकर के, इसमें हम कह रहे हैं, देखिए जातिवाद खत्म करना हर कोई चाहते हैं, छोड़िए बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा, नहीं बोल, हम आपके साथ बैठ के खा लिए तो क्या जातिवाद खत्म हो गया, नहीं होगा ना, रहने दीजिए। देखिए आगे, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, ध्यान से इधर देखिए, उस बात कुछ भूल जाइए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। देखिए क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़िएगा, उसका इधर आ रहा है दूसरा चीज, उसका मतलब उत्तर जैसा आ रहा है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को यदि हम लोग स्वाभाविक विभाजन, उधर क्या पढ़ रहे थे, अस्वाभाविक विभाजन, यहाँ पे क्या आ गया, स्वाभाविक विभाजन, स्वाभाविक विभाजन मान लिया जाए, मतलब कि
स्वयं से यदि हम लोग अलग हो रहे हैं, स्वयं से बंटवारा कर रहे हैं, स्वाभाविक विभाजन मान लिया जाए, श्रम विभाजन श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यदि जाति प्रथाओं का हम लोग श्रम विभाजन मान लेंगे ना, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कोई भी काम कर रहे हैं, जो मनुष्य जिस फील्ड में मनुष्य काम करना चाहता है उसके, जैसे कि मान लीजिए कोई कोई पढ़ लिख के अच्छा मैंने काम करना चाहता है, तो उसका जाति नीचा है, तो वो मतलब कि वो अपने अपेक्षा से काम नहीं करेगा, जो उसको समाज बना के दे दिया, यदि तुम नाई हो तो नाई करेगा, तुम ये हो फलना जाति को तो फलना काम करेगा, ढेकना जाति को तो ढेकना काम करेगा। ये सब पहले मैंने होता था। आप कोई भी काम में कितने कुशल क्यों न रहे, आप पढ़ाने में अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, आप सुई देने में अच्छे हैं, फिर भी आपको नहीं, ठीक है। आप अगर फलना जाति से हैं तो फलने काम करेंगे, ढेकना जाति से तो ढेकने काम करेंगे, ठेलना जाति से ठेलने काम करेंगे, ऐसा होता था, समझे। जातिवाद पे हमको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। चलिए आइए आप लोग पढ़ाई कीजिए। श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, वो जो चाहता है वो काम कर ही नहीं रहा, तो उसकी रुचि पर आधारित है नहीं ना है। जैसे कि आप पढ़ लिख के मैंने अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका जाति नीचा, तो आप चाहें कि हम IAS ऑफिसर बनेंगे, पहले की बात बता रहे, IAS ऑफिसर बनेंगे, तो आपको नहीं बने देंगे लोग कि तू नीचा जाति के तो IAS ऑफिसर बनेगा, मारेंगे 4 लपड़, ऐसे होता था, ठीक है। तू साथ बैठ नहीं सकता था जी के साथ। और आजकल भी तो पहले से ज्यादा बुरा स्थिति अब हो गया जातिवाद को लेकर के, ठीक है। खाली बोलते हैं कि अब तो जातिवाद खत्म हो गया, 2-4 गो मैंने कि फलना फलना जाति के दोस्त हो गया, साथ खाली तो जातिवाद खत्म हो गया। गधा, जातिवाद खत्म करना है तो पहले पढ़ाई करना होगा, ठीक है, ऐसे नहीं खत्म होगा। मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज, सक्षम श्रमिक समाज, देखिए इधर, सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है, सक्षम और श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है सुनिए, हम व्यक्तियों की क्षमता, जो क्षमता है इस सीमा तक विकसित करें, जितना क्षमता वहां तक हम लोग को विकसित करें, जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, जिससे वह अपने पेशा और स्वयं माने कि जिससे वह क्या लिखा है, जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, ठीक है, स्वयं कर सके। क्या बोला, सक्षम, सक्षम यहां देखिएगा, सक्षम और श्रमिक समाज, व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक क्या है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करना चाहिए, इस सीमा तक विकसित करना चाहिए जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, ठीक है ना। तो ये काफी हद तक इसमें तो सही हुआ है, लेकिन बाकी चीज में सही नहीं हुआ। जैसे कि चुनाव को लेकर के यहाँ पे बात किया जाए तो बहुत बहुत गंदा आदत है, फलना जाति के खड़ा तो फलने जाति के वोट उसमें देगा, और अगर वो जीत गया तो फलने जाति के गाना, मतलब कि गाना चलता है कि फैलने हम चाहते, तो मतलब कि क्या बोले हम। देखिए इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि, देखिए यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा का निर्धारण कर दिया जाता है। गर्भधारण से आप पेट में ही हैं तो आपका पेशा का निर्धारण कर दिया जाएगा, फलना जाति से तो फलने काम तुम करेगा और कोई काम नहीं करेगा, IAS IPS डॉक्टर मास्टर तुम नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो ठेकना जाति तो ठेकने काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, तो देखिए आगे हम लोग देख रहे थे अभी, चलिए आगे क्या कह रहा है कि जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण होता है, जैसे कि पहले से ही तय करना, पूर्व मतलब देखिए इसको तोड़ करके देखिए, पूर्व का मतलब होता है पहले और निर्धारण का मतलब होता है तय करना, निर्धारण का मतलब तय करना और पूर्व मतलब पहले, तो पहले से तय करना पूर्व निर्धारण के मतलब, ठीक है। चलिए
तो जाति प्रथा पैसे का दोष पूर्व निर्धारण नहीं करती, मतलब पहले से ही तय नहीं करती, बल्कि बल्कि मनुष्य को जीवन भर मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। ऐसे जाति प्रथा जो है, हाँ, जाति प्रथा जो है पैसे का दोष पूर्ण, मतलब पैसे का ये तो दोष दूषित तो है, मतलब कि इसमें दोष तो है, तो दोष पूर्ण निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है कि तू फलना जाति से तो सिर्फ और सिर्फ फलने काम करेगा, जीवन भर वही काम करेगा और तुम कोई काम नहीं कर सकते। जाति प्रथा का ये कहना है। चलिए, भले ही पेशा अनुपयुक्त हो, भले ही पेशा अनुपयुक्त हो, अपर्याप्त हो, अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। देखिए कितना बड़ा बात बोल दिया। कह रहा है कि यदि उसका पेशा जो जाति प्रथा है, उसका जो जाति के हिसाब से उसका जो पेशा है, यदि वो पेशा अनुपयुक्त या पर्याप्त होने की वजह से वह भूखा ही क्यों न मर जाए, लेकिन वह जीवन भर वही काम करेगा। ठीक है, इसका कहना ये मतलब है, मतलब इसका कहना ये है। आगे, आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है। आधुनिक युग में यह स्थिति हमेशा मतलब आते रहती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात मतलब होता है अचानक, अकस्मात मतलब क्या होता है अचानक, कभी कभी अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए, जैसे कि कोई मजदूर है, दिल्ली मुंबई कहीं पे गए फैक्ट्री में काम करने के लिए, चाहे तो कुछ जैसे अभी युद्ध चल रहा है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, फिर जैसे मान लीजिए पहले कोरोना वायरस था तो सब गांव से घर आ रहे थे, तो फैक्ट्री सब बंद हो गया था ना, जैसे मान लीजिए कि वो फैक्ट्री में काम करें तो वहाँ पे मशीन के कारण मतलब मशीन गड़बड़ा गया, मशीन फूट गया, कुछ हो गया, तो वहां से आएंगे तो उनका पैसा तो मतलब मजदूर है तो मजदूरी करेंगे, तो उनको पैसा बदलने की तो अभी जरूरत पड़ गई, पैसा बदलने की उसकी आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी, पड़ गई भैया। तो जब पड़ गई और तब उनका मान लीजिए मजदूर है तो मजदूरी करेंगे और दिल्ली मुंबई में मजदूरी करेंगे, तो उनको अब क्या होगा, फिर गाँव में आएंगे तो गाँव में तो कोई काम है नहीं, तो क्या करेंगे, भूखे मरे नहीं जाएंगे। यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि यदि जीवन भर के लिए अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे ही मर क्यों न जाए, लेकिन उनको पेशा बदलने की आवश्यकता नहीं है, पेशा वो बदल नहीं सकते, जिस जाति के वही काम करेंगे। जैसे मान लीजिए आज के समय के सबसे बड़े एग्जाम्पल लेते हैं, बाल कटवाते हैं ना, तो बाल कटवाते हैं तो पहले के जो बाल कटवाने का जो मतलब कि अति था, केवल नाई ही काट सकते हैं, जो मतलब नाई जो बाल काटते हैं वो नाई ही काट सकते हैं। ठीक है, और उनका पैसा चले या ना चले, उसमें काम मनी को हो या ना हो, ऐसा नहीं, मतलब कम हो या हो नहीं हो, पैसा मिले या ना मिले, भूखे मार क्यों नहीं जाए, लेकिन वो कोई और काम नहीं करेंगे। लेकिन अब आप देखिएगा तो सब जाति के लोग पैसा मतलब कि अपना अपना पैसा, देखिए मैं इस बात से गुस्सा नहीं होता कि जातिवाद समाप्त नहीं हुआ, जातिवाद काफी हद तक ठीक हुआ, लेकिन सिर्फ पैसा इस समय ठीक हुआ, हर कोई हर पैसा कर सकता है, ये सारी चीज कर रहा है, हर कोई हर काम कर रहा है, हर एक दूसरे के साथ बैठ रहा है, हर एक दूसरे के साथ बोल विचार कर रहा है, लेकिन बात जब शादी विवाह की आती है तब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज खत्म हो सकता है, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। देखिए एक बताओ, चुनाव चुनाव में आता है तो मान लीजिए कोई फलना जाति की पार्टी खड़ा हुआ, फलना जाति से कोई पार्टी में लड़े, कोई कोई और जाति से लड़े, कोई और जाति से लड़े, तो वो जाति के लोग हैं, तो जिस जाति के जैसे कोई कैंडिडेट खड़े हुए ना, तो उनका जाति के लोग उनका समर्थन करेगा, वो जाति के उनका समर्थन करेगा, जितने जाति है सब जाति अपना अपना जाति के समर्थन करेंगे। ये नहीं सोच रहे कि हमारा समाज में विकास कैसे होगा, मतलब कि हमारा जो मतलब कि देश है वो कैसे विकास करेगा, इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो जो जाति के है उसको वही जाति के वोट देगा, कैंडिडेट जिस जाति के है उसको जो वोट मिलेगा उसी जाति से मिलेगा, और इसमें उसका कोई मतलब कि नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान जनता की हो रहा, क्योंकि जनता इतना बेवकूफ है जातिवाद से लेकर के क्या समझाएं आपको। और गायक तो कहना नहीं जी, गायक के बारे में तो कह ही नहीं सकते हैं, फलने जाति से फलने गायक मतलब कि काम डाउन कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक,
आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति समझते हैं, जैसे मान लीजिए, कैसे समझावे कैसे समझाएं, देख लीजिए, प्रतिकूल परिस्थिति आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं पूरब से पश्चिम की दिशा में, पूरब से पश्चिम की दिशा में, और हवा जो है, हवा चल रहा है पश्चिम से पूरब, दोनों अपोजिट है बाबू। आप चल रहे हैं पूरब से पश्चिम, आप इधर से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं पूरब से पश्चिम, और फिर ये जो हवा है, हवा चल रहा है पश्चिम से पूरब। तो ये जो आपका जो मैंने हवा और आपके बीच में जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, वो प्रतिकूल परिस्थिति का बनेगा, क्योंकि वो आपके अनुसार नहीं हो रहा। जो आपके अनुसार होगा वो प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होता है, वो अनुकूल होता है, वो आपके अनुकूल हो रहा है। और जो प्रतिकूल होता है वो आपके विपरीत होता है। जो आप सोचते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि मतलब कि ये हो जाए वो हो जाए, वो नहीं हो रहा। तो मेरे को मैं सोच रहा हूँ उसका प्रतिकूल परिस्थिति में पड़ गया, मैंने एक प्रतिकूल परिस्थिति है मेरे पास, ठीक है। तो प्रतिकूल परिस्थिति समझ में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। यही तो बात सही है। यदि उसका सिचुएशन ठीक नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको पेशा बदलना एकदम जरूरी पड़ गया है, और उस सिचुएशन में उसको पेशा बदलने की आवश्यकता या पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वह भूखे मर ही नहीं जाएगा जी। कोई काम नहीं करेगा, है, उसके घर में पैसा कौड़ी नहीं है, और कोई और काम भी अलग नहीं कर सकता, उसका काम बंद हो गया जो काम था जी, तब उसका घर परिवार कैसे चलेगा? भूखे मर ही न जाएगा। सोचिए कि ये जाति प्रथा कितना हानिकारक है या कितना घातक है। जिस दिन खत्म हुआ ना, उस दिन भारत नंबर 1 पर रहेगा, ठीक। सब जाति सबसे ज्यादा, तो क्या बोले, खाली थोड़ा सा पावर मिले उसके बाद भूखों मरने के अलावा क्या चल रहा जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। देखिए, ये हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हमेशा हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा, ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक, जो उसका बाप दादा करते आ रहा है ना, दादा परदादा, तुम वही काम करोगे, उसके अलावा तू कोई और ना काम नहीं कर सकता। ये किसका कहना है? हिंदू धर्म के कहना, हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा उसका, समझे ना। तो हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है वही काम करेगा, मतलब कि उसका जो पैतृक, तो हम बता रहे थे कि उसका पैतृक पेशा जो मतलब उसका बाप दादा दादा परदादा करते आ रहा है ना, वही काम तुम करोगे, और कोई काम तुम नहीं कर सकते। ये हिंदू धर्म का कहना है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा का कहना, ठीक है। चलिए आगे आइए। मुस्लिम में ऐसे होता है क्या? है, मुस्लिम में नहीं होता जी, ये सब बौराइल है। उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप एकदम कपड़ा सिलने में बहुत 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 कैसे पारंगत है, जिस जो डिजाइन बोलेगा वैसे डिजाइन के कपड़ा बना देगा, यहाँ फट्टर, यहाँ फट्टर, यहाँ मतलब कि कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कैसे, यहाँ भी बना देगा, यहाँ मतलब कि कुछ भी क्यों ना हो, आप पारंगत उसमें। लेकिन यदि आप दूसरा जाति से, आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी या परदादा परदादी कुछ दूसरा काम किए ना, तो आप वो काम नहीं करेंगे बाबू, ठीक है। आप भले ही बाल एकदम ऐसे ऐसे करके इधर भी उधर इधर यहाँ मतलब कि बना दे रहे हैं, बजरंगबली यहाँ बना दे रहे हैं, शंकर भगवान यहाँ, कृष्ण भगवान कुछ भी बना दे रहे हैं ना, तो आपको उसमें नहीं मिलेगा प्रांगत। मतलब उसमें प्रांगत है, लेकिन आपको उसमें नहीं मतलब कि काम करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके दादा दादी सब काम नहीं किए हैं। आपके दादा दादी जिस काम किए ना, जिस काम को किए ना, उसी काम को आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर, देखिए भारत में बेरोजगारी कैसे बढ़ता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन करने की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी? क्योंकि जाति प्रथा जो है उसको मतलब कि कोई भी काम करने में सक्षम बहुत अच्छा से कर सकता है, लेकिन उसको जाति प्रथा उस काम को करने के लिए अनुमति नहीं देती है। इस कारण से हर काम को कर सकता है हर व्यक्ति, लेकिन जाति प्रथा
इसको विरोध करती है, ठीक है, और जाति प्रथा को हम विरोध करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं। चलिए आगे आइए जी। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। हाँ, जाति प्रथा में ज्यादा दोष है जी, जितना दोष बोलेगा उतना दोष गिना देंगे, लेकिन क्या करें। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता स्वेच्छा पर निर्भर। जैसे मान लीजिए कि हमको बनना प्रधानमंत्री, तो बन सकते हैं, अभी हमको कुछ और बनना, पहले की जैसे कि जो चलता था, जो हम मेरे मम्मी पापा किए वही काम करेंगे, हमको प्रधानमंत्री बनना है, हमारी स्वेच्छा, और हमको काम क्या क्या मिल रहा है, जो हमारे मम्मी पापा काम किए वही काम मिल रहा है, तो हमें स्वेच्छा के अनुसार हमारा काम मिला जी है। जो हमारी इच्छा से काम नहीं मिलता है उसको बोलते हैं स्वेच्छा, उसको बोलते स्वेच्छा के अनुसार काम नहीं मिला। चलिए आगे। हाँ, आगे मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता। काची रखेगा जी, उसका भावना के साथ खेले, उसका रुचि है ये नहीं कोई काम करने में, तो उसका भावना के साथ खेल रहा है, उसका रुचि के अनुसार काम नहीं रहा, तो उसका भावना के साथ क्या करने खेल रहे हैं, तो उसका कोई महत्व रख रहा है, नहीं रख रहा है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि यह बहुत से लोगों निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ एवं विवशवश क्या मतलब समझते हैं, जैसे कि विवश कर देते हैं किसी को उस काम को करने के लिए, जैसे मजबूर करना, ये होता है विवशता का मतलब, करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रसित रहकर चालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि हमको बनना आईएएस ऑफिसर, ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर में ऑफिस में बैठ काम करेंगे, हमको कोई क्या देगा ना, तो इट्टा जोड़े वाला, तो काम में दादा दादी मैंने पापा काम किए हैं, पापा, ठीक है, टाइम फिसल जाता है जी, क्या कीजिए, तो काम किए, हमको बनना है ऑफिसर, तो उसमें काम करेंगे सही से, टाल देंगे काम को, मन से नहीं करेंगे, बात तो समझ रहे ना। हाँ, ये हर किसी के अंदर है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता है, हाँ, न ईवल लगता है, ये पाजी फाड़ के देखिए, दिल रहता है, फेफड़ा रहता है, चलो इधर आओ, न दिल लगता हो और नहीं दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि आप कोई काम करने में कुशल है और आपको उस काम को करने नहीं दे सकता, आप कुशल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देख रहे थे हम लोग, चलिए देखिए फिर कह रहा है, अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू, यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है कि आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है, तो जाति प्रथा, आर्थिक पहलू से भी क्या है बाबू, जाति प्रथा हानिकारक है, ठीक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। हालांकि वह मनुष्य के तो रुचि पर आधारित होता नहीं, वह अस्वाभाविक रूप से कोई भी पेशा चुनते हैं, तो उनको एक ही पेशा, जैसे कि जो पूर्वज लोग पेशा कहते हैं, उन्हीं में उनको जकड़ के रख लेता है। कौन? तो अस्वाभाविक जो पेशा चुनने का जो जाति प्रथा में चाल चलन है, इसके वजह से। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, जैसे कि मैंने जिस तरह से जाति प्रथा का आलोचना किया, तो आप लोग भी प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जाति के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेखक से कि आपकी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो देखिए लेखक क्या बोलते हैं, मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज, लेखक बोल रहे हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है?
भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ठीक है, ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहना चाहिए, ये कहना है लेखक के। ठीक है, तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण, यहाँ से देखिए वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का रूप कैसा होता है? दूध पानी के मिश्रण के जैसा। दूध पानी के मिश्रण के जैसा भाईचारे का रूप होता है। ठीक है, यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? फिर लोकतंत्र है। आगे, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो ये चैप्टर हमारा द एंड होता बाबू, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें थोड़ा मैं मतलब कि गुस्सा भी हुआ, तो इससे आप लोग कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, इससे आप लोग कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। ये थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है कि कोई भी हो सकता है जो जातिवाद के विरुद्ध रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगा, आज से लेकर के कल तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप लोग की वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक बाबू, फिर मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।